दोस्तों नमस्कार। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या शनिवार रात गोली मारकर कर दी गई। यह हत्या तब की गई जब पुलिस दोनों को मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी। उसी वक्त मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। अतीक को 8 गोलियां लगी, अशरफ को 5 गोलियां लगी। घटना के बाद इस खौफनाक हत्या का वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मेरा मोबाइल। पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी हत्यारोपी यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लगाई गई। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम करके कल शाम को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जहां एक दिन पहले ही अतीक के बेटे असद को दफनाया गया था। अब सवाल ये है कि अतीक और अशरफ को क्यों और किसने मारा। वीडियो में आपने देखा कि पहली गोली अतीक के कनपट्टी पर लगी, फिर ताबड़तोड़ गोलियां चली। दोनों उसी जगह पर ढेर हो गए। पुलिस को अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए जब फायरिंग हुई तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लोगों के साथ पुलिस भी भाग खड़ी हुई। हत्यारों को जब लगा कि अब दोनों का काम तमाम हो गया है तो तीनों हत्यारों ने हथियार फेंक दिए, पिस्टल फेंक दिए। जो लगभग 7 लाख रुपए का पिस्टल था वो पिस्टल उन्होंने लिया हुआ था। 2 हत्यारों ने ऊपर हाथ करके जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक ज़मीन पर लेट गया, हाथ ऊपर करके जय श्री राम के नारे लगाकर उसने भी सरेंडर कर दिया। तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया गया है। तीनों हत्यारों में बांदा के रहने वाले हैं लवलेश तिवारी, हमीरपुर के निवासी हैं सनी सिंह और कासगंज के रहने वाले हैं अरुण मौर्य। लवलेश तिवारी की उम्र 22 साल की है। लड़की को थप्पड़ मारने समेत 4 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है। नशे का आदी है, सिर्फ 12वीं पास है। क्रॉस फायरिंग में लवलेश तिवारी को गोली लगी है। हमीरपुर निवासी सनी सिंह हिस्ट्री सीटर रहा है। बचपन में घर से भाग गया था, चाय भी बेच चुका है। 3 भाई हैं, एक की मौत हो चुकी है। सनी सिंह ने ही अतीक अहमद पर पहली गोली चलाई थी जो कनपट्टी पर लगी थी। इस पर 17 मामले दर्ज हैं। 12 साल से जेल के चक्कर काट रहा है। हमीरपुर जेल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया सुंदर भाटी से इसकी दोस्ती हुई थी। तीसरे हैं अरुण मौर्य। इनकी उम्र महज 18 साल है। कासगंज निवासी अरुण मौर्य पर कांस्टेबल की हत्या का आरोप है। कई साल पहले माता पिता की मौत हो चुकी है। 2 और भाई भी हैं। तीनों के परिवारों ने इनसे नाता होने की बात को नकार दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये लवलेश तिवारी की फेसबुक पोस्ट बताई जा रही है। नाम लिखा है महाराज लवलेश तिवारी, लिखा है जय श्री राम मित्रों, नमो अगेन। आज अमेठी में स्मृति ईरानी जी को सुना। 4 मई 2019 की इस पोस्ट में स्मृति ईरानी को आप देख सकते हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ भी इनका फोटो है। जिला अध्यक्ष का फोटो पीएम मोदी के साथ है। एक अन्य फेसबुक पोस्ट में लवलेश तिवारी ने लिखा है जय श्री राम, खटकता तो उनको हूँ साहब जहाँ मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूँ वो कहीं झुकने भी नहीं देंगे। लवलेश तिवारी का ये कथन अब सत्य नहीं रहा। अब कई सालों तक डेली लवलेश तिवारी जेल में झुकता रहेगा। ना तो किसी को ये खटकेगा और ना ही कोई झुकने से वहाँ रोकने इनको आएगा। धार्मिक अंधेपन में डूबे लवलेश तिवारी की माता जी को सुना जाए। मेरे दोस्त संत में भक्त भी था, शंकर मोचन का बड़ा भक्त था, भगवान का भगत था। बहुत भक्त भगवान मेरे संसार की सारी पीता तो मेरा शंकर मोचन पहले शंकर मोचन दर्शन करके आता था। पहले दर्शन करने जाता था। हम नवसिया में रहता, सीताराम में रहता, गाता बजाता भी, मंडली में साथ ले जाती रही। पता नहीं इसको नसीब में क्या लिखा था। इतना परसवाती था, सबको बर्बाद करता था। अपना काम धंधा घर छोड़ के परसवान बहुत करता था। न जाने से किस्मत में क्या लिखा है, क्या नसीब है, समझ नहीं आता। उनकी माँ फूट फूट कर रो रही है।
कह रही है कि पूजा पाठ करता था, कीर्तन करता था, दर्शन करने जाता था, बड़ा ही धार्मिक बेटा था। पता ही नहीं किसके प्रभाव में आ गया। माताश्री को पता ही नहीं चला कि धार्मिक हिंदू कब राजनीतिक हिंदू बन गया। माँ यह भी जानती है कि लवलेश तिवारी को ऐसा करने के लिए जिन्होंने सुपारी दी थी, वह अब सारे सबूतों को नष्ट करने के लिए इनके बेटे का इनकाउंटर तक करवा सकते हैं। लवलेश तिवारी के पिताजी को सुना जाए। यज्ञ कुमार। ये बताइए, ये लवलेश कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेश का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेश और किस तरह से ये कैसे वहां पहुंच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई अच्छा। किसी चीज से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना, कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है। हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थी। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। तिवारी के पिताजी डरे हुए हैं कि कहीं उनके घर पर बुलडोजर न चल जाए। एक गरीब माँ बाप आखिर कर भी क्या सकता है। एक तरफ लवलेश तिवारी को देखिए, उसकी दूसरी तरफ इनके गरीब माँ बाप को देखिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरा हत्यारा सनी सिंह। इनके परिवार के हालात भी गरीबी के ही हैं। सनी सिंह के भाई पिंटू सिंह को सुना जाए। क्या करता था ये ऐसे घूमता फिरता रहता था सर। कुछ मामले भी दर्ज किया उसको? जी सर। कितने लोगों को दर्ज? मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्य बन। और क्या पहले क्या किया करता था? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अपराधी कैसे बना? कैसे उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बच्चे ने जाके देखा नहीं है। बस छोटे थे, जाके भग गया था बस। और क्या सर? कल अतीक अहमद जो मारा गया तो आपके भाई का नाम शामिल, आपको जानकारी है? जी हमको नहीं मालूम सर। पिंटू सिंह अलग रहते हैं, कोई सरोकार सनी सिंह से इनका नहीं है, पर बता रहे हैं कि ऐसे ही फालतू के काम करता रहता था। सनी सिंह ही इस पूरे प्लान को लीड करता हुआ दिख रहा है। पहली गोली सनी सिंह ने ही चलाई थी। सबसे ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड सनी सिंह के ही हैं। तीसरा हत्यारा अरुण मौर्य जो आपकी स्क्रीन पर है, इनको देखिए। माता पिता कई साल पहले गुजर गए थे। कोई लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास इनका नहीं है। पुलिस के लोग जब 18 वर्षीय अरुण मौर्य के घर पहुंचे तो भौचक्का रह गए। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मौर्य के इस आलीशान बंगले में ज़मीन पर बैठी एक महिला एक पुरानी खटिया पर बैठे दरोगा साहब को कुछ बता रही है। ये तस्वीर अपने आप में जश्न मनाने वालों को भी काफ़ी कुछ कह रही है। फटी हुई छप्पर के नीचे सिर्फ पिछली दीवार पूरी है, उसमें भी बजरी सीमेंट नहीं लगी है। मकान में एंट्रेंस के लिए कोई दीवार या दरवाज़ा है ही नहीं। लेफ्ट और राइट में दीवार पूरी नहीं है। पड़ोसी दरोगा की रिपोर्ट को साइड की दोनों दीवार के ऊपर से झांक कर देख रहे हैं। अरुण मौर्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अवसरवादी और राजनेताओं का टारगेट तो अरुण मौर्य ने पूरा कर दिया, तो क्या अब ये लोग अरुण मौर्य का घर बनवाएंगे? ये सवाल खटक रहा है। इतनी कम उम्र में वो क्या चीज़ है जिसने इनको हत्या करने के लिए उकसाया? क्या कारण हो सकते हैं? उन सभी कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि पुरानी दुश्मनी के चलते किसी ने हत्या करवा दी हो। साल 1979 में 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का पहला केस दर्ज हुआ था। 1989 में अतीक प्रयागराज शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट से माफिया चांद बाबा को हराकर विधायक बनता है। कुछ महीनों बाद ही बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या करा देता है। इसके बाद अपराध जगत में अतीक का बड़ा नाम बन जाता है। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जबरन वसूली, जमीन हड़पने, अपहरण और हत्या सहित 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। पूरे यूपी में अतीक अहमद की दबंगई रही। ऐसे में दुश्मनों की कोई कमी भी इनके खिलाफ नहीं थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस अतीक पर तेजी से कार्रवाई कर रही थी। ऐसे में अतीक की गैंग के लोग बिखरे हुए थे और इनके शूटर फरार थे। तो संभावना पहले ये बनती है कि किसी पुराने दुश्मन के लिए बदला लेने का ये मुफीद समय था और उसने अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी हो। तो पहली संभावना ये बनती है।
दूसरा ये कि अतीक से पूछताछ में किसी के पर्दाफाश होने का खतरा रहा हो। आपको पता होगा कि ईडी ने बुधवार को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने इस दौरान 84 लाख कैश, 60 लाख के गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी, 2 करोड़ 85 लाख के कागजात जब्त किए थे। अतीक के लखनऊ में बने 47 लाख की कीमत के 5900 वर्ग फीट के मकान को जब्त कर लिया। अतीक की 100 बेनामी संपत्ति भी जब्त की गई। प्रयागराज के सदर में बना मकान भी जब्त किया गया। अतीक और अशरफ काफ़ी दिनों से जेल में थे। 4 बेटे भी जेल में हैं। इसके बावजूद इनका आपराधिक कारोबार का तंत्र चल रहा था। अतीक को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को धूमनगंज थाने में पूछताछ में माफिया अतीक अहमद ने कई बिल्डरों और बड़े लोगों से अपने संबंधों का खुलासा किया था। अतीक ने प्रयागराज और यूपी में अपनी काली कमाई के बल पर खड़े किए आर्थिक साम्राज्य में पार्टनर के तौर पर कई लोगों के नाम बताए। इन लोगों ने अतीक के काले धन को अपनी कंपनियों में लगाया है। ऐसी 200 से अधिक सेल कंपनियों के बारे में पता चला था पुलिस को। तो दूसरी संभावना ये बनती है कि किसी साथी का पर्दाफाश होने का खतरा रहा हो और इसी डर से उसने शूटर्स को सुपारी देकर ये हत्या करवा दी हो। तीसरा कारण ये बनता है कि राजूपाल हत्याकांड मामले में गवाह उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को प्रयागराज में 7 शूटर्स ने की थी। यूपी पुलिस ने इनमें से 4 का एनकाउंटर कर दिया है। वहीं 3 शूटर अभी फरार हैं। इनके नाम साबिर, गुड्डू मुस्लिम और अरमान है। गुड्डू मुस्लिम का जिक्र अतीक अहमद अपनी मौत से कुछ सेकंड पहले कर ही रहा था। ऐसे में संभावना है कि फरार साबिर, गुड्डू मुस्लिम और अरमान में से किसी ने शूटर्स के जरिए अतीक की हत्या करवा दी हो, ताकि पुलिस प्रेशर में आ जाए, पुलिस पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो जाएं। और माहौल ऐसा बन भी रहा है। राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। अतीक और अशरफ की सुरक्षा में चूक के बाद अब पुलिस पर भी दबाव है। ऐसे में पुलिस अब इन फरार शूटर्स का एनकाउंटर करने से बचेगी, यानी तीनों फरार शूटर्स को इससे सीधा फायदा होगा। तो तीसरी संभावना ये बनती है कि पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए किसी साथी ने ही शूटर्स के जरिए अतीक की हत्या करवा दी हो, जिससे पुलिस प्रेशर में आ जाए। चौथा और आखिरी कारण ये बनता है कि धार्मिक उन्मादी लड़कों ने सुर्खियों में आने के लिए हत्या कर दी हो। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले 3 युवकों ने धार्मिक नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए। ये तीनों आरोपी धार्मिक अतिवादी हो सकते हैं। तीनों ऐसी हत्या के जरिए सुर्खियों में आना चाहते हों और हीरो बनना चाहते हों, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अतीक को लगातार मीडिया कवरेज मिल रहा था। ऐसे में अतीक की हत्या करने वालों को भी मीडिया कवरेज मिलेगा, उसी प्रकार का, उतना हाई लेवल का जितना अतीक को मिल रहा था। इसलिए इन लड़कों ने फेमस होने के लिए, अपना नाम करने के लिए अतीक की हत्या कर दी हो, ये संभावना बनती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ये बात सामने भी आई है। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि वे बड़े माफिया बनना चाहते हैं, इसलिए अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। आरोपियों ने कहा कि कब तक छोटे मोटे शूटर रहेंगे, बड़ा माफिया बनना है, इसलिए हत्याकांड को अंजाम दिया। तो चौथी और आखिरी संभावना ये है कि अतीक को लगातार मीडिया कवरेज मिल रहा था। कुछ धार्मिक उन्मादी लड़कों ने सुर्खियों में आने के लिए हत्या कर दी हो, किसी के बहकावे में आकर हत्या कर दी हो, धार्मिक चरमपंथियों के प्रभाव में आकर इस घटना को अंजाम दे दिया। हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट और सटीक 4 कारण बताए, जिससे ये पता चलता है कि अतीक और अशरफ की 20 सेकंड में ही गोली मारकर हत्या क्यों कर दी गई। अब पेच 2 चीज़ों को लेकर फंसा है। पहला ये कि पुलिस ने इतना ढीला रवैया क्यों अपनाया, और दूसरा ये कि जय श्री राम के नारे लगाने का असल मकसद क्या है। पुलिस के रवैये की पहले मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि मेरी जान को खतरा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि यूपी पुलिस ने दलील दी होगी कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हमने कर रखे हैं। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस की कस्टडी से सुरक्षित जगह और क्या हो सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट मानकर चल रहा था कि यूपी पुलिस ने अतीक अहमद की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। पर आपकी स्क्रीन पर देखिए, जब अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में लाया जा रहा था तो सिर्फ पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में जो जीप होती है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी आराम से मीडिया वाले पूरे सीन को अपने कैमरे में वाइड एंगल, शॉर्ट एंगल से फिल्मा रहे थे। क्या यूपी पुलिस के उच्च अधिकारियों को ये नहीं पता था कि गैंगस्टर की आपसी रंजिशें होती हैं? इतना खुला टारगेट देना और टीवी पर सीधा प्रसारण होना दुश्मनों को न्योता देने जैसा है।
क्या यूपी पुलिस को पता नहीं था कि सोशल मीडिया पर जश्न मनाया जा रहा है? क्या यूपी पुलिस ने अशरफ की ये बाइट नहीं सुनी थी कि किसी बहाने जेल से उन्हें निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा? अतीक के भाई अशरफ ने 28 मार्च को कहा था कि उनको एक बड़े पुलिस अधिकारी ने यह धमकी दी है कि उनको किसी बहाने जेल से निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा। सुनिए। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। हम यहाँ अतीक अहमद की पैरवी करने के लिए नहीं बैठे हैं, पर जो पुलिसकर्मी अतीक की हत्या केस में उनकी सुरक्षा में मौजूद थे वो अब कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, योगी सरकार क्या इसका जवाब देगी? पुलिस की कस्टडी में मौतें हो जाती हैं, इसका इल्ज़ाम सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों पर ही लगा दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम करके योगी सरकार अपने वोट बैंक को तो खुश कर सकती है, पर क्या ये लिख कर दे सकती है कि हत्या के समय अतीक की सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज नहीं होगा? विपक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दाखिल भी हो चुकी है कि जांच कीजिए अतीक अहमद की जो हत्या हुई है, इसमें पुलिस ने इतना लचर रवैया क्यों अपनाया? अगर अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच करवाएगा तो क्या सॉफ्ट टारगेट प्रोवाइड करने के जुर्म में मौजूद पुलिस सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज नहीं होगा? सरकार ने अपनी राजनीति चमका ली। उच्च अधिकारियों ने सरकार का जो ऑर्डर था वो नीचे पास कर दिया, और वह कहावत है ना कि डिपार्टमेंट में स्मॉलेस्ट फ्राई ही फंसती है। उसी के अनुरूप एजेंडा किसी और का था, किसी के तहत होकर आया, पर यूपी पुलिस के सिपाही कांस्टेबल इसमें फंसने वाले। इससे अनगिनत उदाहरण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया है और उम्र कैद तक की सज़ा सुनाई है। जिस हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए अतीक और अशरफ को ले जाया जा रहा था, उस हॉस्पिटल का बयान सामने आया। कहा है कि हमें तो सिर्फ 10 मिनट पहले ही बताया गया कि अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए लाया जा रहा है। कमाल की बात है ना। मीडिया वालों को पता है, हत्यारों को पता है कि अतीक अशरफ का मेडिकल होना है, पर हॉस्पिटल स्टाफ को सिर्फ 10 मिनट पहले बताया जा रहा है। ये हमारी गोदी मीडिया और यूपी पुलिस की बयानबाजी का खिलाया हुआ गुल है। हॉस्पिटल स्टाफ ने साफ कर दिया है कि ऐसे केसों में तो हम जेल में ही मेडिकल टीम को भेजकर मेडिकल करा लेते हैं। सिक्योरिटी का इशू था तो हॉस्पिटल में फिजिकली लाना ही नहीं था, टीम खुद जेल में ही पहुंच जाती, पर एक खटारा जीप में उनको लाया गया। इस बात के क्या मायने निकलते हैं आप समझ सकते हैं। दूसरा मुद्दा है हत्या के बाद जय श्री राम के नारे लगाना। आपने गौर किया होगा कि तीनों हत्यारों की उम्र महज 28 से 25 साल की है। इस बात की पूरी संभावना है कि चरमपंथियों के प्रभाव में ये नौजवान बहक गए हों और इस घटना को अंजाम दे दिया हो। पहले अतीक अहमद के बेटे और उसके दोस्त का एनकाउंटर, उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ का एनकाउंटर, यानी कि उनकी हत्या। इस पूरे घटनाक्रम के माहौल की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा से की थी कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। हम सहमत हैं कि दंगाइयों को सख्त सजा देनी चाहिए, पर विधानसभा में इस तरह की भाषा इस्तेमाल, वो भी खुलेआम, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का इशारा था। इस पूरे मुद्दे को अपने गुर्गों के सहारे सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम का रंग देकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद से सोशल मीडिया पर जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रहकर सजा देने के पक्षधर थे, उनको कहा गया कि तुम तो आतंकवादियों के समर्थक हो। एक मरे हुए सुअर पर पिस्टल पड़ी दिखाकर मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने की पुरजोर कोशिश की गई। जय श्री राम के नारे किस लिए लगाए गए, इसका जवाब अफजल गुरु की फ़ोटो डालकर ये लिख कर दिया जा रहा था कि अफजल गुरु ने भी मास मर्डर करने से पहले अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। मोहम्मद जुबैर, राना आयूब, मीर फैसल, आफरीन जैसे मुस्लिम पक्षधर पत्रकार जब एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे तो उनको चिढ़ाने के लिए कमेंट में लिखा जा रहा था कि एनकाउंटर के बाद अतीक और अशरफ और उनके बेटे सीधा 72 हूरों के पास चले गए होंगे। कोई महिला मुस्लिम पत्रकार इस हत्या पर सवाल उठा रही थी तो उनको जवाब दिया जा रहा था कि जन्नत में 72 हूरें कम पड़ रही हैं, इसलिए तुम वहाँ चली जाओ। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले लोगों से पूछा जा रहा था कि हिंदुओं के एनकाउंटर पर क्यों नहीं बोलते। भाई, इस मुद्दे को गोदी मीडिया ने उठाया। वैसे भी हम और आप जैसे लोग बोलते हैं तो वो आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। ये मुद्दा इसलिए इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है क्योंकि खुद गोदी मीडिया ने इसको लाइमलाइट किया है।
इतना बड़ा खुद मीडिया ने बनाया है। अब मीडिया ही आपके मुद्दे जिसको आप पक्षधर आगे रख रहे हैं उसको इसी को दी मीडिया ने नहीं दिखाया, तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। बीजेपी के नेता बिना नाम लिए जश्न मनाने की इशारा कर रहे हैं। अतीक अहमद की मौत के बाद उनके जो ट्वीट आए हैं सोशल मीडिया पर, उनको आप पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोहम्मद जुबैर जैसे मुस्लिम अवसरवादी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि अतीक अहमद कई बार का विधायक और सांसद था, उसको भी मार दिया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है। मुस्लिमों को साधने के लिए अतीक के कुकर्तों का चालाकी दिखाकर जिक्र ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। इस पूरे प्रकरण को गढ़ने में मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। गुजरात से जब अतीक को यूपी लाया जा रहा था तो काफिले के साथ चलते हुए अतीक की हर एक एक्टिविटी दिखाई जा रही थी। लाइव प्रसारण हो रहा था कि देखिए थोड़ी देर में गाड़ी पलट ही जाएगी। टीआरपी के चक्कर में लाइव टीवी पर अतीक को मूतता हुआ भी दिखा दिया गया। उसके बाद से अतीक के मर्डर तक गोदी मीडिया उनकी हर एक एक्टिविटी को कवर करके टीवी पर दिखा रही थी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर जश्न मनाया जा रहा था, अगर उससे कहीं ना कहीं ये नौजवान प्रभावित हुए हैं तो आज इन तीनों को सलाखों के पीछे ले जाने वाले ये जश्न मनाने वाले ही लोग हैं। बीजेपी की कठपुतली बने लोग सोशल मीडिया पर अपने हिसाब से एजेंडा चलाने में सफल रहे। उधर मीडिया लाइव प्रसारण से दिखाता रहा कि अब अतीक कहाँ है। पुलिस की सिक्योरिटी कमज़ोर थी ही, सॉफ्ट टारगेट मिला और तीनों नौजवानों ने अतीक और अशरफ को ठोक दिया। जिन लोगों ने सेलिब्रेशन का माहौल बनाया, क्या वे खुद या फिर अपने बच्चों को अतीक और अशरफ का मर्डर करने के लिए भेज सकते हैं? ध्यान से सुनिए, फिर सुनिए। जिन लोगों ने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद सेलिब्रेशन का माहौल बनाया, क्या वे खुद या अपने बच्चों को अतीक या अशरफ का मर्डर करने के लिए भेज सकते हैं? शायद इनके लिए उनमें से एक भी राजी नहीं होगा, क्योंकि इनका काम ही लोगों को भड़काने तक ही सीमित है, अपना उल्लू सीधा करना है। इन नेताओं और अवसरवादी चेहरों को पहचानिए। जब आप अपनी बात रखेंगे तो हो सकता है कि ये लोग अपनी फुहड़तापन से आपके तर्क को दबा दें, पर आपको अपने मन में संतोष रखना चाहिए कि मैं अपनी जगह सही हूँ। गाली खाने के बाद या तुच्छ लोगों के द्वारा देशद्रोही कहने के बाद आप अपना आत्मबल मत खोइए। सरेआम गलत को गलत कहिए। इस दौर में आप सिर्फ इतना भी कर पाए तो आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। इस देश में मुसलमान ना होते तो मैं आपको बताऊं कि ये अवसरवादी लोग जातिवाद करके हरिजनों को देशद्रोही बताने पर रोजाना तुले रहते। अपने विचारों को चरमपंथियों के दुष्प्रभाव से बचाइए। अपने बच्चों को संघी लिब्रांडुओं की छत्र छाया से दूर रखिए। किसी ने गलत किया है, आज नहीं तो कल कानून उसको सजा देगा। अगर सरकार ने चाह लिया कि उनकी खुद की पार्टी में ही बैठे गुंडों का बाल बाका नहीं होना चाहिए, तो आप चाहे आग में तप लेना, होगा वहीं जो सरकार चाहेगी। और अगर सरकार ने चाह लिया कि विपक्ष से संबंधित किसी गुंडे को एनकाउंटर करना है, तो वो भी संभव है। सोचिए, समझिए, अपने आप को नफरत से बचाइए और जाते जाते ये बाइट सुनिए और इस बाइट का अर्थ निकालिए। देखिए क्या सीखे मुन्ना? यही कि जब कुर्बानी देने का टाइम आए तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है। राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं, गद्दी पे बैठने के लिए।